हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपकी सेवा में पुनः एक वीडियो लेकर आया हूं, जो वीडियो पर्यावरण अध्ययन अर्थात इन्वायरमेंट स्टडीज ईवीएस की वीडियो होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगी और आज की वीडियो में पूरे 30 प्रश्नों को कवर करेंगे। 30 प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण और मददगार साबित होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरी लास्ट तक वीडियो को आप लोग देखिएगा। आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न देखते हैं कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। जो आप लोग देखेंगे गोल्डन फाइबर उपनाम है, तो किसका उपनाम है? जूट का कि गाजर का कि सूती का कि कपास का? आपको बता दें गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं दोस्तों, तो जूट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जूट को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये बात को बता दूं दोस्तों, तो याद रखेंगे जो जूट होता है ना, जूट को इसके चमकीले और सुनहरे रंग के कारण और इसकी जो आर्थिक मूल्य होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो याद रखेंगे गोल्डन को फाइबर, याद रखेंगे गोल्डन फाइबर के नाम से हम जूट को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपको एक बात और बता दो दोस्तों, जो जूट होता है ना, जूट उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी परफेक्ट होती है? तो याद रखेंगे जूट उत्पादन के लिए आपकी जलोढ़ मिट्टी जो होती है ना, वो परफेक्ट मिट्टी बोली जाती है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं एक बात और बताऊंगा, यहाँ पे कपास बताऊंगा। कपास से भी आपका प्रश्न बनता है, कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी परफेक्ट होती है? तो काली मिट्टी। याद रखेंगे काली मिट्टी में कपास उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है। ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट तरीका से याद रखिएगा। आपको यहाँ से एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो कपास होता है ना, याद रखेंगे जो कपास होता है ना, वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो याद रखेंगे जो पौधे के बीज होते हैं ना, उससे हम प्राप्त करते हैं कपास को। और जो जूट होता है ना, वह पौधे के तना से प्राप्त करते हैं। कहाँ से दोस्तों? तो पौधे के तना से हम जूट को प्राप्त करते हैं और पौधे के बीज से हम लोग क्या दोस्तों प्राप्त करते हैं? तो कपास को प्राप्त करते हैं। इस बात को याद रखेंगे। और आपको बता दें जो जूट होता है ना, यह भारत और बांग्लादेश में मुख्य रूप से उगाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। गुलाबी नगरी, सूर्य नगरी तथा झीलों की नगरी के नाम से क्रमशः प्रसिद्ध क्या है? आपको यही बताना है। याद रखेंगे जो आपका यहाँ पे 1 बाय 1 चीजें करके अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। गुलाबी नगरी किसे बोलते हैं? तो गुलाबी नगरी जयपुर को बोलते हैं। सूर्य नगरी किसे बोलते हैं? तो सूर्य नगरी जो है दोस्तों जोधपुर को बोलते हैं। और झीलों की नगरी किसे बोलते हैं? तो झीलों की नगरी उदयपुर को बोलते हैं। आपको बता दें, याद रखेंगे गुलाबी नगरी जयपुर को क्यों बोलते हैं? कि जयपुर को इसके गुलाबी रंग के पत्थर और वास्तुकला के कारण जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। और जो सूर्य नगरी है जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ साल भर तेज धूप होती है, इस कारण इसको बोलते हैं। और याद रखेंगे जो आपका उदयपुर है ना, याद रखेंगे उदयपुर, ये क्या है दोस्तों? तो उदयपुर भी आपका किस नाम से जाना जाता है? तो झीलों की नगरी से जाना जाता है। तो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर क्रमशः इसके नाम सही होंगे। जो आपका ऑप्शन नंबर किसमें? ऑप्शन नंबर सी में आपका मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी प्यारे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो जयपुर है, जो जोधपुर है, जो उदयपुर है, ये तीनों आपके जो जगह कहाँ के हैं दोस्तों? तो राजस्थान की जगह है। कहाँ के हैं प्यारे? राजस्थान की जगह है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। कहाँ की जगह है? तो राजस्थान की जगह है। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आपसे एक प्रश्न रहेगा, आप हमको बताइएगा राजस्थान के महत्वपूर्ण अभ्यारण्य जो कि बहुत ज़्यादा बनते हैं, आप बताइएगा। तो याद रखिएगा, मैं ही आपको बता रहा हूँ कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो दोस्तों ये भी राजस्थान में। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों को याद रखेंगे। जो रणथंभौर और सरिस्का और केवलादेव राजस्थान के महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है। ठीक है प्यारे, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है? स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक कौन सा है? ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिएगा सिलिकॉन, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे प्यारे एल्युमिनियम। याद रखेंगे अगर ऑक्सीजन को, सिलिकॉन को, कार्बन डाइऑक्साइड को और एल्युमिनियम को अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के थ्रू बातें नहीं कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे एलिमेंट के थ्रू बात कर रहा है, यहाँ पे तत्व के थ्रू पर बात कर रहा है। तो कौन सा तत्व जो होता है स्थल मंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, यही आपको बताना है। तो याद रखेंगे अगर एलिमेंट की बात करें तो याद रखेंगे जो ऑक्सीजन होता है ना, वह आपके स्थल मंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 46.6% जो होते हैं वह ऑक्सीजन जो तत्व होता है वो पाया जाता है। अगर बात करें सिलिकॉन की या साई की बात करें दोस्तों, तो यह कितने परसेंट? 27.7% इसका आपके स्थल मंडल पर भाग पाया जाता है। और एल्युमिनियम की बात करें दोस्तों तो याद रखेंगे एल्युमिनियम 8%। और Fe अर्थात दोस्तों याद रखेंगे लोहा की बात करें तो 5% पाया जाता है। इस तरह चीज़ें आपके वायुमंडल में जो तत्व होती हैं वो पाई जाती हैं।
ये तो तत्व की बात हुआ। यहीं पे अगर आपसे गैस की बात करें दोस्तों, तो गैस का रूप क्या होता है, तो याद रखिएगा अगर गैस की बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है प्यारे, नाइट्रोजन पाया जाता है 78.8%, याद रखेंगे। और यही आपका ऑक्सीजन की बात करें सेकेंड नंबर पर 20.95%, या इसको 21% हम याद रखते हैं। और इसके बाद प्यारे आगे देखेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो 0.034%, और याद रखेंगे अगला है दोस्तों आर्गन की बात करें तो आपका 0.93% आर्गन की मात्रा पाई जाती है। इसको आप लोग याद रखेंगे। यहीं पे अगर तत्व के प्रतिशत की बात की है दोस्तों, तो लगे हाथ आपको एक बात और बता रहा हूं कि ग्रीन हाउस गैसें पूछता है कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं, तो ग्रीन हाउस गैसें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, आपका मीथेन CH4 होती है दोस्तों, और आपको बता दें नाइट्रस ऑक्साइड N2O होती है, और दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन CH3 होती है। यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन होती है, तो इन चारों में से आपका दे दे तो इसी चार में से ऑप्शन आपका सही होगा। ग्रीन हाउस गैसें कौन से है, तो चारों को याद रखेगा, इन्हीं में से ऑप्शन एक आपका सही होगा। आपसे प्रश्न ये भी बन जाता है कि ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की होती है। कितनी दोस्तों, तो याद रखेंगे 64 से 80% इसकी मात्रा पाई जाती है आपके वायुमंडल में। आगे देखिएगा मेथेन की बात करें तो दोस्तों 11 से 16% मात्रा मेथेन की पाई जाती है। N2O की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा 6% पाई जाती है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे कम मात्रा में 3% पाई जाती है। इस बात को याद रखिएगा। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है इससे सबसे ज्यादा ओजोन परत को हानि होती है। ओजोन परत आपके समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणें अर्थात अल्ट्रावायलेट किरणें यूवी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। ये बातें याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिएगा, मैं आपको यही गैस से क्या बात बोल दिया, तो कई बार आपसे प्रश्न बन चुका है LPG गैस, इसका फुल फॉर्म पूछता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है। इसे रसोई ईंधन के नाम से जानते हैं। और याद रखेंगे जो LPG गैस होती है इसका मिश्रण किसका मिश्रण है, तो याद रखेंगे जो प्रोपेन होता है दोस्तों और प्लस ब्यूटेन, याद रखेंगे प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है LPG गैस। आपको एक बात याद रखेंगे। और यहीं से एक प्रश्न और बनता है CNG गैस के बारे में, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होता है, हिंदी नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और आपको एक बात और बता दूं कि ये पूछे कि CNG किसका अयस्क है या किनसे बनता है, तो याद रखेंगे CNG जो है प्राकृतिक गैस CH4 मीथेन के मिश्रण से बनता है। किससे दोस्तों, तो याद रखेंगे मीथेन के मिश्रण से बनता है, मीथेन के मिश्रण से बनता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आपको चीज़ें तरीके से याद रखेंगे तो आपको चीज़ें मिलेगी। यहाँ पे एक बात और बता दे रहा हूँ कि वाहन के साइलेंसर से कौन सी जहरीली गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO होती है। और एक पॉइंट और बता रहा हूँ, AMIC गैस से प्रश्न बनता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड इसका नाम है। भोपाल गैस त्रासदी में यही गैस लीक हुई थी, 2-3 बार प्रश्न बन चुका है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 4 नंबर की बात करते हैं। जीव और वातावरण के बीच आपसी संबंधों को वैज्ञानिक अध्ययन ... के रूप में जाना जाता है। तो याद रखेंगे जीव और जो वातावरण होता है उसके बीच जो आपसी संबंध होता है वैज्ञानिक अध्ययन में किसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं, यही आपको बताना है दोस्तों। स्थल मंडल में, याद रखेंगे स्थल मंडल में इसका हम अध्ययन देखेंगे कि जल मंडल में, कि पारिस्थितिकी में, कि आपका इकोटोन में। आपको बता दें जो पारिस्थितिकी होता है दोस्तों यह वह विज्ञान की शाखा है जिसमें जीवधारियों व उनके भौतिक वातावरण के बीच अध्ययन किया जाता है। तो याद रखेंगे भौतिक वातावरण, यहाँ पे कहा है जीव, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कहा है जीव और यहाँ पे कहा है दोस्तों उसके भौतिक वातावरण के बारे में। और जीव और भौतिक वातावरण का अध्ययन हम कहाँ करते हैं दोस्तों, पारिस्थितिकी में करते हैं। ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों स्थल मंडल के बारे में, तो स्थल मंडल क्या है, तो पृथ्वी की सबसे ऊंची चट्टान होती है जहां पे मनुष्य निवास करते हैं, ठीक है। जल मंडल क्या होता है, तो पृथ्वी पर मौजूद जो जल का भाग होता है उसको हम लोग जल मंडल का नाम देते हैं। और यहीं पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता रहा हूं, इकोटोन किसे बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछे कि इकोटोन क्या है, तो 2 अलग अलग परिस्थितियों में याद रखेंगे, जैसे जंगल हो गया और घास का मैदान हो गया, इसके जो संक्रमण होते हैं, इसके जहां पे मिलाप होते हैं उनको हम लोग इकोटोन बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। 5 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है।
याद रखेंगे सबसे ज़्यादा बढ़िया स्रोत कौन सा है विटामिन ए का, गाजर, बिल्कुल विटामिन ए इसमें पाया जाता है। आपका बैगन और आपका चावल और प्यारे आपका नींबू। आपको बता दें चावल और बैगन भी विटामिन ए के स्रोत हैं, लेकिन इसमें विटामिन ए की मात्रा नगण्य होती है या 9 के बराबर होती है, मतलब कुछ ही मात्रा पाई जाती है। तो इसको हम एनालिसिस करेंगे नहीं, बैगन को बिल्कुल हटाएंगे, चावल को बिल्कुल हटाएंगे। और नींबू जो होता है दोस्तों खट्टा होता है, और मैंने आपको बार बार बताया जो खट्टे होते हैं ना इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है। जो खट्टे खाद्य पदार्थ होते हैं इसमें विटामिन सी की मात्रा परफेक्ट मात्रा में पाई जाती है। और जो याद रखेंगे जो गाजर में विटामिन ए पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, प्रश्न ए भी बन जाता है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम रेटिनॉल, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आपको यहाँ से एक दो पॉइंट और बता रहे हैं जो कि कई बार बन चुके हैं और बनते भी हैं, कि आप बताइएगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। बिल्कुल अगर आप जानते हैं कि रतौंधी होता है तो बिल्कुल सही है, बहुत चर्चाओं में प्रश्न रहता है। विटामिन बी या विटामिन बी1 के कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आपका यूपी टेट में प्रश्न बना था कि मसूड़ों से खून आना कौन सी विटामिन की कमी से होता है, तो मसूड़ों से जो खून आता है ना वो विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी की कमी की पूर्ति के लिए हम खट्टे पदार्थों का सेवन करते हैं, राइट बात। चलिए आगे चलते हैं, विटामिन डी की बात करेंगे दोस्तों। तो रिकेटस सूखा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस सूखा रोग होता है। विटामिन डी को प्राकृतिक एनर्जी बोलते हैं, ये सूर्य के प्रकाश के किरणों से हमें प्राप्त हो जाती है। तो इसको ये भी आप लोग याद रखेंगे, प्रकृति से हमें गिफ्ट ऑफ गॉड, भगवान का दिया हुआ उपहार जो हमें फ्री में मिलता है। चलिए आगे चलते हैं, अगर बात करेंगे विटामिन ई के बारे में, तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है, तो बाझपन होता है। बाझपन का मतलब जैसे कि बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है या प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है विटामिन ई की कमी से। और विटामिन के से भी प्रश्न बनता है कि रक्तस्राव, याद रखेंगे अगर कहीं कट फिट जाता है तो ब्लड जल्दी रुकता नहीं है, तो किस विटामिन की कमी रहेगी तो आप में ब्लड रक्तस्राव जल्दी रुकेगा नहीं, तो विटामिन के का, ऐसे याद रखिएगा। और चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न देखेंगे 6 नंबर की। 6 नंबर प्रश्न ये कहा रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता नेता कौन थे। याद रखेंगे जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है दोस्तों, सर्वप्रथम इस चीज़ों को याद रखेगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो प्रणेता कौन है ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे मेधा पाटकर को। किसको दोस्तों बोला जाता है, तो याद रखेंगे मेधा पाटकर को 1985 में। कब दोस्तों, तो 1985 में यह आंदोलन इनके द्वारा छेड़ा गया। और क्यों छेड़ा गया, तो नर्मदा नदी पर बन रहे बड़े बांधों को खिलाफ था, इस बात को याद रखेंगे। और नर्मदा नदी पर एक बांध है, याद रखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और चर्चाओं में रहता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। तो याद रखिएगा आपसे प्रश्न बन सकता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो सरदार सरोवर बांध जो है दोस्तों वह नर्मदा नदी पर है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता नेता आपके मेधा पाटकर होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको एक बात और बता रहे हैं, आप हमको बताइएगा सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा कौन से आंदोलन के प्रणेता बोले जाते हैं, ये भी प्रश्न बनता है। तो सुंदरलाल जो बहुगुणा है ना वह आपके चिपको आंदोलन, याद रखिएगा यहाँ से प्रश्न बनता है कि चिपको आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, या चिपको आंदोलन किसे बचाने के लिए स्टार्ट किया गया था। तो पेड़ों के कटाई रोकने के लिए, वनों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन स्टार्ट किया गया था। कहाँ से स्टार्ट किया गया था, तो उत्तराखंड का चमोली जिला का रेडी गाँव, यहाँ से आपका चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और कब दोस्तों, तो याद रखेंगे 1973 में। यहाँ से प्रश्न ये भी बनते हैं। और आपसे मैं एक प्रश्न और बताऊं, आपसे कहूं कि अपिको आंदोलन के बारे में बताइएगा दोस्तों। को अपिको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1983 में। कब दोस्तों, तो अपिको आंदोलन की शुरुआत 1983 में हुई थी। और कहाँ से हुई थी, तो आप बताएंगे दोस्तों। जो अपिको आंदोलन की जो शुरुआत है दोस्तों वह आपका कर्नाटक से हुई थी। कहाँ से दोस्तों, तो कर्नाटक राज्य से हुई थी। और इसके प्रणेता कौन है, तो पांडुरंग हेगड़े हैं। कौन दोस्तों, पांडुरंग हेगड़े। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे एक प्रश्न और मैं ला रहा हूँ, आपसे पूछूं कि हरित क्रांति, ये भी काफ़ी चर्चाओं में रहता है। याद रखेंगे हरित क्रांति के प्रणेता कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन है। कौन है दोस्तों, तो एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के प्रणेता हैं। ये प्रश्न आपके काफ़ी चर्चाओं वाले हैं और इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना दोस्तों, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी और उनकी दोनों लोगों की मदद कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, जलता कोयला पर्यावरण में क्या छोड़ता है, यही आपको बताना है। याद रखिएगा
जो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ से मैं एक प्रश्न और आपसे पूछूंगा कि जो जलता कोयला पर्यावरण में क्या छोड़ता है, तो बात छोड़ ही दीजिए, लेकिन आप हमको सबसे पहले ये बताइएगा कि जो कोयला होता है सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला किसे बोलते हैं, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है ना, सबसे बेस्ट क्वालिटी का बात करें तो एंथ्रेसाइड क्या होता है दोस्तों, याद रखेगा एंथ्रेसाइड को सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, ये सबसे अच्छा कोयला होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा कठोर होता है और सबसे ज़्यादा तेजी से जलता है, इस कारण इसको हम सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला बोलते हैं। और जलता कोयला पर्यावरण में क्या छोड़ता है, तो जब कोयला जलता है तो CO2 और प्लस H2 दोनों का यह निष्कासन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फर का। कौन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि कोयला का सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पे है, तो झारखंड में, और सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो छत्तीसगढ़। दोनों को याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात करें तो छत्तीसगढ़ और सबसे ज़्यादा भंडार की बात करें तो झारखंड। दोनों को याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, काला सोना के नाम से भी हम लोग कोयला को बोलते हैं, भी ध्यान रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि दो क्षेत्रों के बीच पाए जाने वाले संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं। मैंने बिल्कुल अभी आपको बताया है कि दो क्षेत्रों के बीच पाए जाने वाला जो संक्रमण क्षेत्र होता है, इसको हम लोग इकोटोन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, जो नीरी राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान जो है यह किस नगर में है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे इसका इंग्लिश नाम है नीरी, NEERI। याद रखेंगे यह कहाँ पे स्थित है, इसका फुल फॉर्म पहले हम बताते हैं दोस्तों याद रखेगा, जो नीरी का फुल फॉर्म होता है ना, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखेंगे। और इसका जो यह किस नगर में स्थित है, तो जोधपुर, बेंगलुरु, नागपुर, दिल्ली, कहाँ पे दोस्तों, तो इसका जो कार्यालय है वह नागपुर में है। कहाँ पे दोस्तों, नागपुर में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो यहाँ पे दिया है दोस्तों, आलिर कल्चर डॉट से संबंधित है। जो आलिर कल्चर होता है वह किससे संबंधित होता है, सब्जियों की खेती से, फलों की खेती से, मत्स्य पालन से, सजावटी पौधों की खेती से, किसके दोस्तों, तो याद रखेंगे जो आलिर कल्चर है ना दोस्तों, यह बागवानी की शाखा है जिसमें सब्जियों का उत्पादन, भंडारण और विपणन किया जाता है। इस बात को याद रखेंगे तो सब्जियों की खेती से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगर बात प्रश्न पूछे कि फलों की खेती के लिए कौन सा क्या माना जाता है, या कौन सा कल्चर या कौन सा शाखा संबंधित है, तो पोमोलॉजी है। क्या है दोस्तों, याद रखेंगे पोमोलॉजी। पोमोलॉजी किससे संबंधित है दोस्तों, तो याद रखिएगा फलों की खेती के लिए है। अगर मत्स्य पालन की बात करें तो मैंने बहुत बात बताया कि पीसी, याद रखेंगे पीसी कल्चर किससे संबंधित होता है, तो मत्स्य पालन से होता है, इस बात को याद रखेंगे। सजावटी पौधों की जो खेती होती है या फ्लोरिकल्चर से होती है, किससे दोस्तों, तो याद रखेंगे फ्लोरिकल्चर से होती है। चलिए आगे चलते हैं, भारत में किस बीमारी के उन्मूलन के लिए मीरा इंडिया अभियान शुरू किया गया है, तो याद रखेंगे मलेरिया, खसरा, हैजा और यक्ष्मा, किसके लिए दोस्तों, तो आपको मैं 1 बाय 1 करके बता रहा हूं दोस्तों। याद रखेंगे जो आपका मीरा, आप लोग शब्द देख रहे हो ना, मीरा, MERA, मीरा, इसका फुल फॉर्म ही होता है मलेरिया इल्माइंटन रिसर्च अलायंस इंडिया। याद रखेंगे तो भारत ने किस बीमारी के लिए उन्मूलन के लिए मीरा इंडिया अभियान शुरू किया है, तो मलेरिया के लिए। इसका फुल फॉर्म में फर्स्ट नेम ही मलेरिया का है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका लक्ष्य है ना कि 2030-35 तक मलेरिया को भारत से बिल्कुल खत्म कर लिया जाए, इसका उद्देश्य है। आगे देखते हैं, विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन सा है, यही आपको बताना है। याद रखेंगे विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक, याद रखेंगे मतलब कि जो व्यक्तियों की संख्या है और CO2 का उत्सर्जन है, अगर प्रति व्यक्ति औसत जोड़ा जाए तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, इस बात को बताना है। तो याद रखेंगे कतर, याद रखेंगे इस प्रश्न का कतर आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। लेकिन आपसे यही प्रश्न पूछे कि यदि कुल उत्सर्जन की बात हो कि सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कौन करता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का, तब आप लोग बताएगा कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह क्या होगा, चीन होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल तब सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। सबसे ज्यादा की बात करें तब, ठीक ना, कुल की बात करें तब। चलिए आगे चलते हैं, उनमें से कौन सा देश स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है। याद रखेंगे इनमें से कौन सा देश है जो स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है, भारत, फ्रांस, अमेरिका, श्रीलंका, कौन नहीं मनाता है, यही आपको बताना है। तो याद रखेंगे आपको पता है कि भारत भी स्वतंत्रता दिवस मनाता है, कब मनाता है, 15 अगस्त को मनाता है। फ्रांस जो होता है दोस्तों, याद रखेंगे जो फ्रांस है ना वह स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है। अमेरिका कब मनाता है, तो 4 जुलाई, प्रत्येक 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस अमेरिका में मनाई जाती है। और याद रखेंगे श्रीलंका की बात करें तो 4 फरवरी को श्रीलंका
अमेरिका भी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन फ्रांस अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहीं पे मैं एक बात और आपको प्रश्न में बताऊं कि जो रक्तहीन क्रांति कहाँ पे हुई थी, अगर स्वतंत्रता की बात आई तो मैं आपको बताऊं इंग्लैंड में जो क्रांति हुई थी रक्तहीन क्रांति, वह देश में बिना एक रक्त बहे उस देश आज़ाद हो गया था। तो रक्तहीन क्रांति भी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहता है, इंग्लैंड में हुई थी। आगे देखते हैं विश्व रक्त कैंसर दिवस कब मनाते हैं, याद रखेंगे एक कैंसर दिवस विश्व रक्त दिवस कब मनाते हैं, ये आपको बताना है कि विश्व रक्त दिवस कब मनाया जाता है। तो 12 जून को, 13 जून को, 14 जून को, 15 जून को। आपको बता दें विश्व रक्त दिवस की बात करें दोस्तों तो विश्व रक्त दिवस जो होता है ना वह प्रत्येक वर्ष के 14 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो आपका ब्लड ग्रुप होता है जिसकी खोज किसने किया है, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया है। और कार्ल लैंडस्टीनर का 14 जून को बर्थडे होता है और इसी कारण हर वर्ष 14 जून को विश्व रक्त दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसकी शुरुआत WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2004 में की गई थी। 2004 से प्रत्येक वर्ष के 14 जून को विश्व रक्त दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, ये आपको बताना है। काफ़ी चर्चाओं में प्रश्न आता है और काफ़ी फंसाऊ प्रश्न है। 74, 76, 78, 80। आप लोग तो देखे होंगे कि 5 जून याद रखेंगे। सर्वप्रथम 1972 में स्टॉकहोम में इसका सम्मेलन हुआ था। तो 72 तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे पहली बार 5 जून 1974 से। कब दोस्तों, 5 जून 1974 से पहली बार हर वर्ष आधिकारिक तौर पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जहां पर कभी बारिश नहीं होती है, ये आपको बताना है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कौन सा स्थान है जहां पे कभी बारिश नहीं होती है, तो अगर ऐसे प्रश्न आपसे पूछे तो आप बताइएगा सहारा का रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान, अटकामा रेगिस्तान और कालाहारी रेगिस्तान। कौन सा सही होगा, तो आपको बता दें मानक के अनुसार बताया जाता है कि अटकामा रेगिस्तान जो कि दक्षिणी अमेरिका का चिली देश में पड़ता है, जो अटकामा रेगिस्तान वहाँ पे बारिश नहीं हुई है अब तक। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। अगर आपसे कहें कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान या मरुस्थल कौन सा है, तो आप क्या बताइएगा, सोचिए 1 मिनट के लिए कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान या मरुस्थल थार का रेगिस्तान है, इस बात को याद रखेंगे। और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान के बारे में बात करें दोस्तों तो अंटार्कटिक मरुस्थल जो है, अंटार्कटिक रेगिस्तान जो है वह होता है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। और सबसे गर्म मरुस्थल की बात करें दोस्तों तो सहारा का मरुस्थल सबसे गर्म मरुस्थल है, इस बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं भारत में सबसे बड़ा जंगल किस राज्य में है, याद रखेंगे। तो सबसे बड़ा जंगल की बात किया दोस्तों तो भारत में सबसे बड़ा जो जंगल है ना वह कहाँ पे दोस्तों, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सबसे कम की बात करें, सबसे कम जंगल कहाँ है दोस्तों, तो याद रखेंगे हरियाणा में। हरियाणा में सबसे ज़्यादा भूभाग पे कृषि होती है औसतन, अगर इसकी प्रतिशत मात्रा को देखें तो। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न की हम बात करेंगे कि भारत की पहली सैटेलाइट कब लॉन्च हुई थी। तो अगर बात करें दोस्तों कि भारत की पहली सैटेलाइट इसरो के द्वारा लॉन्च की गई थी 19 अप्रैल 1975 को। कब दोस्तों, इसरो के द्वारा, ISRO के द्वारा सर्वप्रथम पहली सैटेलाइट भारत के द्वारा लॉन्च की गई थी 19 अप्रैल सन 1975 को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है, रवि को, मंगल को, शुक्र को, शनि को, किसको दोस्तों, तो याद रखेंगे जो सौंदर्य का देवता होता है ना किसको बोलते हैं, शुक्र को बोलते हैं। और इसी को चमकीला ग्रह, भोर का तारा भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। याद रखेंगे अगर आपसे पूछे कि भोर का तारा तो शुक्र ही हो जाएगा। आपसे पूछे लाल ग्रह किसे बोलते हैं, तो लाल ग्रह किसे बोलते हैं दोस्तों, मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। आपसे पूछे कि नीला ग्रह के नाम से किसे जानते हैं, तो आप लोग को बिल्कुल पता है जहाँ पे जीवन पाया जाता है पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। सूर्य के पास कौन सा ग्रह है, तो आपसे पूछे तो तुरंत बताएगा सूर्य के पास आपका बुध ग्रह है। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो याद रखेंगे सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ये भी याद रखेगा। और सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या किस ग्रह के पास है, तो बृहस्पति के पास है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है। आपको 20 नंबर प्रश्न को बताना है। तो याद रखेंगे जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल रोहतास दर्रा है कि शेषनाग झील है कि आपका मानसरोवर झील है कि सतुंग हिमानी है, क्या दोस्तों, तो याद रखेंगे सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है मानसरोवर झील है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपको बता रहे हैं गंगा नदी का उद्गम स्थान जो कि आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो गंगा नदी का जो उद्गम
उद्गम स्थान है वह गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय से निकलती है जो गंगा नदी। कहाँ पे दोस्तों? तो उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम स्थान है, ये भी याद रखिएगा। आपसे एक प्रश्न आपको मुझे याद आ रहा है कि प्रश्न बना है कि बिहार की शोक किस नदी को बोलते हैं? तो कोसी नदी को बोलते हैं, इस बात को याद रखेंगे। भारत की सबसे बड़ी नदी लंबाई में अगर पूछे तो याद रखेंगे गंगा नदी है। पवित्र नदी की भी बात करें 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इस बात को भी याद रखेंगे। अगर जल प्रवाह की दृष्टि से देखा जाए कि सबसे ज़्यादा जल प्रवाह किस नदी में होता है भारत में, तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, इस भी बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चेचक होने की वजह है, याद रखेंगे चेचक होने की वजह। चेचक कैसे फैलता है? वायरस से, गंदगी से, खांसी से? कोई नहीं, आपको बता दें, याद रखेंगे, इस बात को याद रखेंगे। जो आपका चेचक होता है ना, यह वायरस जनित आपका यह रोग होता है, तो याद रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरस से फैलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है? वृद्ध गंगा कहो या दक्षिणी गंगा कहो, दोनों बात एक ही है, और इस नदी का नाम है प्यारे गोदावरी। क्या नाम है? गोदावरी। गोदावरी नदी को क्या बोलते हैं? वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से पृथ्वी के वातावरण में आने वाले उल्का पिंड को किस मंडल द्वारा रोका जाता है? तो मतलब मेरे कहने का यही है कि जो आपके पृथ्वी के वातावरण में आने वाले जो उल्का पिंड होते हैं ना, उल्का पिंड एक ऐसी वायुमंडल की परत होती है जहां पे जलकर नष्ट हो जाते हैं या राख हो जाते हैं। वह कौन सा मंडल है उसी को बता रहा है। समताप मंडल में कि क्षोभ मंडल में कि मध्य मंडल में कि आयन मंडल में? आपको बता दें मध्य मंडल में उल्का पिंड जलकर राख हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, इस बात को याद रखेंगे। अंतरिक्ष से आने वाले जो उल्का पिंड होते हैं घर्षण के कारण प्रवेश करते ही मध्य मंडल में जलकर राख हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न बनता है कि याद रखेंगे समताप मंडल से प्रश्न बनता है कि जो वायुयान उड़ने की आदर्श दशा कहाँ पाई जाती है? तो याद रखेंगे आपका समताप मंडल में वायुयान उड़ने की आदर्श दशा पाई जाती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आपसे प्रश्न यहाँ बनता है कि जो ओजोन परत होती है वह कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। आपसे प्रश्न ए भी यहीं से बनता है, याद रखेंगे यहाँ पे क्षोभ मंडल, पृथ्वी के सबसे पास की परत कौन होती है? क्षोभ मंडल होता है। मौसमी संबंधित घटनाएं जैसे कि बादल का बनना, गरजना, वर्षा होना, कुहरा होना क्षोभ मंडल में होता है। आपसे प्रश्न बनता है सबसे ठंडी परत मध्य मंडल को बोलते हैं। रेडियो तरंगें कहाँ चलती है? तो आयन मंडल में चलती है। चलिए आगे चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? हाथ से, हृदय से, किडनी से? कोई नहीं, आपको बता दें जो पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो हृदय से होता है। आपको बता दें जो पेस मेकर होता है ना, यह धड़कन को, जो हृदय की धड़कन होती है इसको नियंत्रित करने का काम करता है। तो याद रखेंगे पेस मेकर का संबंध किससे है दोस्तों? आपका हृदय से है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे जो संपूर्ण पृथ्वी का भूभाग है ना, उसका 2.4% भूभाग किसका है दोस्तों? भारत का क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर भारत के क्षेत्रफल के बारे में बात करें दोस्तों कि भारत का क्षेत्रफल है कितना, तो याद रखेंगे भारत का क्षेत्रफल आपका 32,87,000 आपका 263 वर्ग किलोमीटर है। याद रखेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, और संपूर्ण भूभाग का 2.4% भारत का क्षेत्रफल, इस बात को याद रखेंगे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अगर आपसे प्रश्न पूछे तो आप क्या बताइएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां है, इस बात को याद रखेंगे। विश्व में स्थान की बात करें तो 7वां स्थान है, ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए आगे देखते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? आपको बताई है कि सरदार सरोवर जो परियोजना है वह नर्मदा नदी पर स्थित है, और इसका उद्घाटन 2017 में हुआ था। और किन्होंने किया था? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था, इस बात को याद रखेंगे। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में इस जो परियोजना से बिजली और जल आपूर्ति की जाती है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? आप लोग देखिएगा, सूती वस्त्रों की राजधानी, ये नहीं कहा कि कहाँ से उत्पादन ज़्यादा होता है कम होता है, ये चीज़ें नहीं है दोस्तों। तो भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी की बात करें दोस्तों तो याद रखेंगे मुंबई को बोलते हैं। किसको दोस्तों? मुंबई को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा।
चलिए 28 नंबर की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास माना जाता है। याद रखेंगे जो आपका केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे साइबेरियन सारस काफ़ी अधिक मात्रा में निवास करते हैं, और जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे दोस्तों, राजस्थान में है। तो सारस याद रखेंगे कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास माना जाता है, तो याद रखेंगे राजस्थान, और राजस्थान का आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। याद रखेंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे सारस का प्राकृतिक स्थान सबसे निवास सबसे बेस्ट माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 29 नंबर की बात करते हैं। दक्षिणी भारत की नदी में सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों, तो दक्षिणी भारत की नदी में सबसे लंबी नदी याद रखेंगे दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं। किस नदी को बोलते हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे गोदावरी नदी को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं कि कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। याद रखेंगे अगर कांच में या रंगों की बात करें तो आपको बता दें मुख्य रूप से 7 रंगों के बारे में आपका वर्णन मिलता है, जिसको हम VIBGYOR से याद रखते हैं। वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड से, इस बात को याद रखेंगे। और कौन से रंग का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है, सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा नहीं सबसे कम होता है, और सबसे ज़्यादा, दोनों को आप बताइएगा। तो सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों बैगनी का, याद रखेंगे, और सबसे कम होता है दोस्तों लाल रंग का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होने के कारण जो सिग्नल होता है, इसकी जो कलर होता है रेड कलर का बनाया जाता है सिग्नल को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 30 प्रश्नों की श्रृंखला हुई खत्म। अब चलिए आज की वीडियो से दीजिए मुझे विदा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।